वेलकम टू केमिस्ट्री जोन। मैं कमलेश कुमार। आज कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर में, जो कि पहला चैप्टर है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में आज अपघटन अपक्रिया और उसके आगे जितनी अपक्रियाएँ होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। कल आपने रासायनिक अपक्रिया, उसके प्रकार में उत्क्रमणीय अपक्रिया तक पढ़ा। आज हम देखते हैं यहाँ पर अपघटन अपक्रिया क्या है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखते हैं अपघटन अपक्रिया क्या है। कह रहा है कि वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। यह अपक्रिया दो प्रकार की होती है, पहले ऊष्मीय अपक्रिया और दूसरी विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो यहाँ पर अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है देखिए, पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 को यहाँ गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का गर्म करने पर अपघटन हो जाता है। किसमें होता है? पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। एक दूसरी अपक्रिया देखते हैं अपघटन की। फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसका अपघटन होता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो यह एक प्रकार की अपघटन अपक्रिया है। नंबर 6, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या है? कह रहा कि वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में। इसी प्रकार से हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन होता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो ये दोनों अपक्रियाएँ जो होती हैं वो वियोजन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया में अंतर यह है कि अपघटन अपक्रिया में अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है और वियोजन अपक्रिया में उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। उसके बाद द्वैत विस्थापन या उभय अपघटन अपक्रियाएँ। वे अपक्रियाएँ जिसमें यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, उभय अपघटन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया से यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का बनना द्वैत विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। यानी यहाँ पर जो धातुएं होती हैं उनकी अदला बदली हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है द्वैत विस्थापन अपक्रिया का, एसिटिक अम्ल, इसको हम सिरका कहते हैं, कि अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम एसीटेट और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एसीटेट आयन और सोडियम जो घटक हैं इनकी अदला बदली हो जाती है, जिसके कारण से यह द्वैत विस्थापन अपक्रिया व्यक्त करते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ वे अपक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर दो उदाहरण दिया गया है। पहले उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर जल प्राप्त होता है और 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है।
इसी प्रकार से दूसरी जब क्रिया में मेथेन का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है, यानी मेथेन का जब दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी जो ऊष्मा है वो बाहर निकलती है। तो ये दोनों उदाहरण जो हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं के हैं। उसके बाद ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ, कह रहा कि वे अपक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का जब वियोजन कराते हैं तो PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन प्राप्त होती है, और ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसी प्रकार से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है और ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये दोनों अपक्रियाएँ जो होती हैं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। उसके बाद है उपचयन अपक्रियाएँ। उपचयन अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो कह रहा कि वे अपक्रियाएँ जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है वह उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ कापर का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर कापर ऑक्साइड बनती है। उसके बाद अपचयन अपक्रिया वे अपक्रियाएँ जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है वह अपचयन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे कापर ऑक्साइड का अपचयन हाइड्रोजन के साथ होता है तो यहाँ पर कापर धातु मुक्त हो जाती है और जल प्राप्त होता है। उपर्युक्त अपक्रिया में कापर ऑक्साइड का अपचयन कापर में हो जाता है। तो यह एक अपचयन अपक्रिया है। अगली अपक्रिया है यहाँ पर अग्र तथा पश्च। पश्च को हम विपरीत अपक्रिया भी कहते हैं। तो वे अपक्रियाएँ जिसके समीकरणों में अभिक्रिया बाएं से दाएं प्रदर्शित होती है, यानी कि बाएं से दाएं प्रदर्शित होती है, अग्र अपक्रिया कहलाती है। तथा जो अपक्रिया दाएं से बाएं की ओर प्रदर्शित होती है, यानी दाएं से बाएं तरफ, पश्च अथवा विपरीत अपक्रिया कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया होती है तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो इसमें तीर के चिन्ह को हम दाएं तरफ दिखाते हैं, और जब इसी तीर चिन्ह को हम बाएं तरफ दिखा देते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अपक्रिया है अग्र अपक्रिया कहलाती है, और जो अमोनिया उत्पाद प्राप्त हुआ है वो पश्च अपक्रिया कहलाती है। उसके बाद रासायनिक समीकरण प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अपक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों की अपक्रिया से यहाँ बनता है जिंक सल्फेट और जल। तो यह एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। उसका संतुलित समीकरण कह रहा कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अपक्रिया से यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो दोनों तरफ के मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या बराबर है। तो यह एक संतुलित समीकरण है। और उसके बाद असंतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब अपक्रिया होती है तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद संचारण जब कोई धातु अपने आसपास
अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के बर्तनों पर काले रंग की परत आ जाना आदि। संक्षारण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं? वायु की उपस्थिति और वायु में आर्द्रता यानी नमी अर्थात नमी होना। इसके अतिरिक्त कोई धातु अम्ल के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती है, यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल नमी, ये तीनों मिलकर के यहाँ बनाते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 जिसको हम जंग कहते हैं। तो यहाँ पर लोहे की लाल भूरी परत अर्थात Fe2O3 जंग का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद संक्षारण से बचाव के उपाय। तो क्या क्या उपाय करने चाहिए संक्षारण से बचने के लिए? नंबर 1, लोहे तथा धातु की सतह पर पेंट लगाकर। दूसरा, टिन की परत चढ़ाकर अथवा गैल्वेनीकरण करके। नंबर 3, धातुओं की सतह पर तेल अथवा ग्रीस लगाकर। उसके बाद विकृत गंधिता क्या है? कि सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशेष स्वाद तथा गंध होता है। इस विशेष स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे मक्खन को कई दिन तक रखने पर उसका स्वाद तथा गंध बदल जाता है, इसको हम मक्खन की विकृत गंधिता कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण करा कि वह समीकरण जिसके दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, यानी परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है और अणु संख्या बराबर नहीं होती है, तो ऐसे समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अपक्रिया से यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना एक कंकाली रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। उसके बाद रिडॉक्स अपक्रियाएँ, ऐसी अपक्रियाएँ जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएँ एक साथ संपन्न होती हैं, रिडॉक्स अथवा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। अब ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर धातु प्राप्त होती है और जल बनता है। तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है और ऊपर हाइड्रोजन का उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण जल में होता है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर धातु में होता है। तो ये अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है एक रिडॉक्स क्रिया। उसके बाद ऊष्मीय अपघटन क्या है? वह अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव के कारण होती है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का बनना एक ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन। वह अपघटन अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव के कारण होती है, वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। जैसे जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण इसका वैद्युत अपघटन हो जाता है, जल का वैद्युत अपघटन हो जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसके बाद उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में अंतर। उत्क्रमणीय अपक्रिया तथा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो नंबर 1,
उत्क्रमणीय अपक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, जबकि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया केवल एक दिशा में संपन्न होती है। नंबर 2, उत्क्रमणीय अपक्रिया को उत्क्रमणीयता चिन्ह, ये चिन्ह बना हुआ दोनों तरफ, ये चिन्ह है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद तथा पुनः उत्पाद से अभिकारक बनता है, जबकि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है परंतु उत्पाद नहीं प्राप्त होता है, परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में, तो यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है, जबकि NaCl और सिलो नाइट्रेट की अपक्रिया से सिलो क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का बनना एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। यानी यहाँ पर PCl3 और Cl2 की अपक्रिया से PCl5 बन सकता है, लेकिन यहाँ पर सिलो क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और सिलो नाइट्रेट नहीं बनता है, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। उसके बाद उसमें वियोजन, जब वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो उसे उसमें वियोजन कहते हैं। यह अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये रिएक्शन दिया गया PCl5 से यहाँ PCl3 और Cl2 बनता है। अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है इसको नौसादर बोलते हैं, अमोनिया और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो यह दोनों अपक्रियाएँ कहलाती हैं उसमें वियोजन अपक्रिया। इसके बाद यहाँ पर NCERT कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। सातवां प्रश्न है जो विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण। यहाँ पर कुछ अपक्रियाएँ दी गई हैं, वैकल्पिक प्रश्न है, कुछ रिएक्शंस हैं। इस समीकरण को संतुलित करना है। ये रिएक्शन दिए गए हैं, जो रिएक्शन दिए गए हैं उसका ये संकेत रूप है, उसको संकेत रूप में लिखना है। नंबर 8 भी वैसे है, अपक्रिया दी गई है, इसको संकेत रूप में इस तरह लिखना नीचे इसका उत्तर दिया गया है।
17वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, संक्षारण और विकृत पर टिप्पणी लिखना है। तो ये सभी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। विकृत गंधिका के बारे में दिया गया है। ये सबको आप पढ़ सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।